नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 में पूछे गए सभी 20 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाकी के शिफ्ट को जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तत्काल उपयोग नहीं होता है वे किस रूप में संग्रहित होते हैं? वसीय अम्ल में, वसा में, अमीनो अम्ल में या फिर स्टार्च में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिर ऐसा क्यों होता है तो इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। देखिए पौधे स्टार्च का भंडारण करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि पौधे जो है वो स्टार्च का भंडारण करते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट बाद में उपयोग के लिए ऊर्जा को संरक्षित करने का एक तरीका होता है। वे ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट यौगिक के हिस्से के रूप में फंसा लेते हैं और छोटी ग्लूकोज इकाइयों को तोड़ देते हैं, ठीक है। जब उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए ये तो था पौधे के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन कैसे होता है। तो देखिए जानवरों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा त्रिक के डोबेराइनर त्रिक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें बताइए कि कौन सा है तत्व जो डोबेराइनर के त्रिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है। डोबेराइनर ने एक समान गुणों वाले को 3-3 के समूह में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, जिन्हें डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है, ठीक है। देखिए डोबेराइनर के अनुसार बीच के तत्वों को परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है, ठीक है। इसे ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो आंसर हुआ था उसके बारे में। यहाँ पे क्या था? लिथियम। तो यहाँ पे बीच वाले का जो परमाणु भार होगा बाकी के 2 का परमाणु भार के औसत के बराबर होना चाहिए। यानी कि देखिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो ये आपका 11 होता है, ठीक है। बाकी का देखिए लिथियम का कितना होता है? लिथियम का 3 होता है। बाकी पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है। अब ये दोनों का औसत निकाल लीजिए तो 3 + 19 कितना हो जाएगा? 3 + 19 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 को 2 से डिवाइड करिए कितना होगा? 11। यानी कि तो देखिए बीच का जो परमाणु भार है बाकी 2 तत्वों के औसत भार के बराबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि 0.1 kg की गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य ज्ञात करिए, ठीक है। जहाँ पे हम लोग जी का मान कितना लेना है? जहाँ पर हम लोग जी का मान लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका कार्य किया गया, यहाँ पे देखिए क्या क्या फॉर्मूला देखिए होता है कि स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताए थे? उसका फॉर्मूला बताए थे mgh बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे m कौन हो जाएगा? यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? 0.1 है, ठीक है। उसके बाद g का मान दिया, यहाँ पे g का मान कितना है? 9.8 है। उसके बाद यहाँ पे h, उसके बाद यहाँ पे h का मतलब कौन हो जाएगा? यहाँ पे h का मतलब होगा 2 मीटर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीपल करिएगा तो इसका आंसर कितना है? यहाँ पे जब इसका मल्टीपल करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1.96 जूल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो बताइए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 0.01 किलोमीटर, 0.0001 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर या फिर 0.001 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर बराबर हो जाएगा कितना? 0.001 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोगों को पता होता है क्या कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को 1 मीटर निकालना हो तो क्या होगा? 1000 जो है इसका नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब 1 को 1000 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.001 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है? O3, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या फिर O2 या फिर CO2। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। देखिए अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट। अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है कि ऐसा
जो जल में नहीं घुलता हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पारित होने के कारण बनती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैसा बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पारित होने के कारण बनती है। उसके बाद देखिए चूने का पानी, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद अवक्षेप बना लेता है और यह चूने के पानी को दूधिया या फिर धूमिल सफेद बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करता है। तो बताइए तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करता है क्या NH3 एंड NO, N2O एंड H2O, या फिर N2 एंड H2O, या फिर NH3 एंड NO2। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा N2O एंड H2O, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है NH4NO3 होता है, ठीक है। क्या होता है? NH4NO3। नाइट्रेट यौगिक है, यह क्या है? यह एक नाइट्रेट यौगिक है। जो नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या आता है? N2O होता है, ठीक है। इसको हम लोग हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस भी बोलते हैं N2O को। और पानी यानी कि H2O देने के लिए थर्मल अपघटन यानी कि तापीय अपघटन से गुजरता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है N2O और H2O के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा अदीप्तमान है। अदीप्तमान का मतलब क्या होता है? अदीप्तमान का मतलब होता है जो चमकता नहीं है, ठीक है, जो शाइनिंग नहीं करता है, वो अदीप्तमान वस्तु होता है। तो इसमें बोलता है कि कौन सा अदीप्तमान वस्तु है। चमकता हुआ बल्ब ये तो नहीं है, ये तो दीप्तमान में आएगा। जलती हुई मोमबत्ती ये भी दीप्तमान में आएगा। जुगनू ये भी दीप्तिमान में आएगा। जुगनू को इंग्लिश में फायर फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो अदीप्तमान में आते हैं, ठीक है, ये दीप्तमान में नहीं आते हैं। मतलब चंद्रमा जो है वो अपने से नहीं चमकते हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। हम किसी अदीप्त वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वह किसी चमकदार वस्तु से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हो, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं हम लोगों को किताब, कॉपी, कलम या घर में हम लोग कुछ भी चीज़ देखते हैं, टेबल, कुर्सी, तो वो कैसे देख पाते हैं? वो बल्ब से या फिर वो कोई लाइट्स जब उस पर पड़ता है उस वस्तु पर, तब हम लोगों को वो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। तो वो अदीप्त वस्तु कहलाता है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी अदीप्त वस्तु के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है और पृथ्वी ये हम लोगों को दिखता है कैसे? तो सूर्य की प्रकाश के कारण दिखता है, ठीक है, इसलिए अदीप्त वस्तु है, क्योंकि इसके ये दोनों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। उसके बाद देखिए दीप्त वस्तुएं क्या होता है? तो दीप्त वस्तुएं वे होता है जो स्वयं प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जैसे देखिए सूर्य हो गया, तारा हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया। तो ये सभी वस्तुएं क्या इसमें आएगा? ये सभी वस्तुएं आएगा आपका दीप्तमान वस्तुएं में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है। तो बताइए वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, या फिर समतल उत्तल दर्पण है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो यह प्रकाश को अनंत तक यानी कि लंबी दूरी तक फैलने देता है, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठोस का आयतन निश्चित होता है, या फिर ठोस का आकार अनिश्चित होता है, या फिर ठोस दृढ़ होते हैं, या फिर ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस का जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है। तो देखिए ठोस का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल। ठोस दृढ़ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन 20 का गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ठोस के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए ठोस पदार्थ का एक रूप होता है जिसमें संरचनात्मक कठोरता पाई जाती है। उसके बाद देखिए और यह एक दृढ़ आकार का होता है जिसे आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है। अणुओं के अणु जो है वो निकट से जुड़े होने के कारण अंतराणविक आकर्षण बल जो है वो प्रबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। कणों के बीच अंतराणविक स्थान जो है वो बहुत ही कम होता है। तो इतना लक्षण है ठोस होने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्न में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो बताइए इनमें से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? नाइट्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, या फिर हाइड्रोजन का। तो देखिए सबसे कम परमाणु द्रव्यमान होता है किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तत्वों में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो सबसे कम होता है। परमाणु द्रव्यमान तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है, ठीक है।
देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो तत्व के परमाणुओं में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 इकाई होता है, हीलियम का 4 इकाई होता है, लिथियम का 6 इकाई होता है और नाइट्रोजन का 14 इकाई होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। बताइए गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, वेग और त्वरण का, वेग और समय का, स्थिति और वेग का, या फिर स्थिति और समय का। तो देखिए गति का दूसरा समीकरण जो है वो संबंध दर्शाता है किसका, तो दर्शाता है स्थिति और वेग का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए वेग और त्वरण का जो है वो गति का पहला समीकरण दिखाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद स्थिति और समय जो है, स्थिति और समय आपका गति का तीसरा समीकरण दिखाता है। चल इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए गति का दूसरा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, यह एक निश्चित समय t में किसी वस्तु के द्वारा यात्रा की गई दूरी यानी कि S का मान देता है। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, तो गति का तीसरा समीकरण होता है क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT होता है। ठीक है, ये किसका संबंध दर्शाता है, ये दिखाता है आपका समय और वेग का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि तनु H2SO4 की अधिकता में BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के 2.08 ग्राम के जलीय विलयन को मिलाने पर गठित बेरियम सल्फेट की मात्रा डैश है, जहां पे परमाणु भार दिया गया है। बेरियम का कितना दिया, 137 दिया है, क्लोरीन का 33.5 दिया है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 दे दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड का पहले यहाँ पे क्या करना है, तनु यानी कि H2SO4 के साथ क्या करिए, इसको रिएक्शन करिए। ठीक है, तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद 2HCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए BaCl2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, BaCl2 का। ठीक है, तो BaCl2 का देखिए BaCl2 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो देखिए बेरियम का कितना दिया है, 137 दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोरीन का कितना दिया है, क्लोरीन का 35.5 दिया है। इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 71 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 8 7 3 10 1 1 2 208 हो गया ये। ठीक है, ये 208 ग्राम, ये 208 ग्राम अणु हो गया। उसके बाद निकाल लीजिए किसका, उसके बाद निकाल लीजिए आप BaSO4 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बेरियम का कितना हो जाएगा, बेरियम का 137 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सल्फर का कितना दिया, 32, तो 32 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का कितना दिया, 16 16 गुना 4 कितना, 64 हो जाएगा। यानी कि 137 32 और 64 सबको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद देखिए 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड का वैल्यू कितना दिया, 233 दिया है। ठीक है, यानी कि देखिए 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड से 200 यानी कि देखिए 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड से 233 ग्राम बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि 233 बटे कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी फिर यहाँ पे क्या दिया था, इसलिए 2.08 पहले से ही दे दिया था, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट नीचे हटेगा तो 2 0 यहाँ बैठ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि इसको जब 100 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपको 2.33 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन ये में, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि अस्थायी उत्तक के गठन हेतु अस्थायी आकार, आकृति और कार्य धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदीकरण, गठन, कैल्सीकरण या फिर एकीकरण। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा विभेदीकरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विभेदीकरण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए विभेदीकरण जो है वो अस्थायी उत्तक के गठन हेतु अस्थायी आकार, आकृति और कार्य धारण करने की एक प्रक्रिया होता है। विभेदीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो है वो कोशिकाएं विशिष्ट उत्तक बनाने के लिए संयोजित होती है। परिणाम स्वरूप उत्तक एक विशेष कार्य का अधिग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, कूलम्ब, ओम या फिर वोल्ट। तो देखिए विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, बोरोन, बिस्मथ, आर्सेनिक या फिर जर्मेनियम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण को दर्शाता है उसी को हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मेटलॉयड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि वह गुण तापमान और दाब की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। उसका देखिए बिस्मथ जो है वो उपधातु नहीं है, बल्कि बिस्मथ क्या है, बिस्मथ एक धातु में आता है। धातु का कुछ उदाहरण देख लीजिए। तो उपधातु का उदाहरण देखिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, बोरॉन हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रमुख उपधातुओं के उदाहरण हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि डैश मनुष्यों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन है जो मनुष्यों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए यकृत जो है वो मानव में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है अंतःस्रावी प्रणाली के अंतर्गत आती है जो हार्मोन को स्रावित करती है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, तो हार्मोन का स्रावित करती है। ठीक है, यह हार्मोन सीधे रक्त में मुक्त करता है और यह जो हार्मोन होता है वो सीधे कहाँ पे जाता है, तो रक्त में मुक्त कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीयूष ग्रंथि जो है वो मानव में वृद्धि हार्मोन का काम करता है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है, मानव में वृद्धि हार्मोन है ये। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है गुर्दे यानी कि किडनी के पास स्थित होता है और भावनाओं एवं संकट की स्थितियों को नियंत्रित करती है। उसके बाद देखिए पिनियल ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है और रक्त में मेलाटोनिन उत्सर्जित करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि अंटार्कटिका में निम्न में से कौन गर्म झरनों, गहरी समुद्र, तापीय चिमनियों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवासियों में निवास कर सकता है? जीवाणु, वायरस, अमीबा या फिर युगलिना। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा जीवाणु। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अंटार्कटिका में जीवाणु गर्म झरनों, गहरे समुद्र, तापीय चिमनियों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवासों में निवास कर सकता है। जीवाणु जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च तापमान वाले स्थानों जैसे कि ज्वालामुखी में भी रह सकता है। उसके बाद देखिए यह जो है अत्यधिक ठंडे तापमान में भी रह सकता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है जीवाणु। ठीक है, उसके बाद वायरस के बारे में देखिए तो वायरस को जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी रह सकता है। देखिए अमीबा जो है अत्यधिक तापमान में अभी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि ताजे पानी का घनत्व नमक के पानी के घनत्व से डैश होते हैं, क्या ज्यादा, कम, बराबर या फिर नगण्य? तो देखिए ताजे पानी के घनत्व जो है वो नमक के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ताजे पानी का घनत्व नमक के पानी के घनत्व से कम होता है। जब मीठे पानी में नमक घुल जाता है तो पानी का द्रव्यमान बढ़ने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि नमक के पानी का घनत्व ताजे पानी का घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या फिर रैखिक संवेग का संरक्षण? जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक जेट इंजन एक प्रकार का प्रतिक्रिया इंजन है जो तेजी से चलने वाले जेट का निस्सरण करता है, जो जेट नोदन द्वारा परनोद उत्पन्न करता है। यह रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, 21 मार्च को, 2 सितंबर को या फिर 5 दिसंबर को? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2012 से हर वर्ष 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा मनाया जाता है। यह आयोजन वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।